नहीं कर रहा हूँ। मैं भाषीय विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। मैं विधि तो विश्लेषण की अपनाता हूँ। अभी जैसे हम लोग विटगेन्स्टीन को पढ़े, लुडविग विटगेन्स्टीन को पढ़े, हम लोग रसेल को पढ़े, और फिर तार्किक भाववाद में भी हमने देखा कि बहुत सारी चीजें क्या थी, लिंग्विस्टिक थी, भाषीय थी, लिंग्विस्टिक एनालिसिस हो रही थी। इसमें तो कोई संदेह नहीं है आप लोग को कि यहाँ इन दर्शनों में क्या हो रहा था, लिंग्विस्टिक एनालिसिस हो रही थी, भाषीय विश्लेषण हो रहा था। लेकिन मूर का दर्शन एक विशिष्ट प्रकार का विश्लेषण कर रहा होता है, और वो खुद कहते हैं आरंभिक रूप से अपने लेखों में, जिन लेखों के माध्यम से हम उनके दर्शन को जान पाते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं भाषीय विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, भाव का विश्लेषण कर रहा हूं। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी का मैं विश्लेषण कर रहा हूं, जिसे हिंदी में आप भाव कह लें, प्रस्तावना कर लें, चाहे जो कह लें। तो वो स्पष्ट कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो विश्लेषण है वह भाव का विश्लेषण है। अब यह प्रश्न उठता है कि वह ऐसा क्यों कह रहे होते हैं, कि वो ये बात क्यों कहते हैं कि मैं भावों का विश्लेषण कर रहा हूँ, भाषा का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये जो भाषा होती है वह किसी भाव की अनिवार्य अभिव्यक्ति नहीं होती। समझिएगा इसको, इसके पीछे की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मूर कहते हैं कि ये जो भाषा होती है वह भाव की अनिवार्य अभिव्यक्ति नहीं होती। इसका अभिप्राय यह है कि हो सकता है कि यदि हम किसी भाषा के किसी पद का प्रयोग करें, किसी टर्म का प्रयोग करें, तो वह टर्म जो है अलग अलग भावों को उत्पन्न हो कर रही हो। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो भाषा है वह भावों की अनिवार्य अभिव्यक्ति नहीं है। एक ही भाषा का कोई पद अनेक प्रकार के भावों को उत्पन्न कर सकता है, कर सकता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आप लोग जब इंडियन फिलॉसफी में भी आप लोग पढ़ते हो, तो इंडियन फिलॉसफी में भी आपने देखा होगा कि जैसे कहते हैं कि सैंधव लाओ, भोजन कर रहा है कोई, कहता है सैंधव लाओ, सैंधव लाओ। तो सैंधव का एक अभिप्राय क्या होता है, घोड़ा भी होता है। लेकिन जब व्यक्ति भोजन कर रहा है तो वहां पर सैंधव का अभिप्राय क्या है, नमक से है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर कहा जा रहा है कि सैंधव लाओ, वो घोड़ा ला के दे देता है वहां पे, तो क्या वो सही भाव को पकड़ पा रहा है क्या सैंधव के? यही तो विटगेन्स्टीन कह रहे होते हैं। विटगेन्स्टीन यही कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं विटगेन्स्टीन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में, कि अर्थ को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, प्रयोगों को देखना चाहिए, भाषीय प्रयोगों को देखना चाहिए। तो उससे मिलता जुलता इधर है ना मूर में, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के विचार प्रस्तुत किए जा रहे थे, ट्रैक्टेटस में तो खैर भाषीय प्योर लिंग्विस्टिक एनालिसिस हो रही थी। लेकिन जो शिफ्ट होता है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में, उससे मिलता जुलता विचार मूर क्यों हो रहा है, क्योंकि मूर भी तो समकालीन थे। आप लोग को तो पता ही होगा ना कि विटगेन्स्टीन के समकालीन तो मूर भी थे, और मूर भी तो इनके पीएचडी के थीसिस के प्रेजेंटेशन में उपस्थित थे गुरु के रूप में इनके। तो वो रसेल से प्रभावित थे, तो मूर से भी तो प्रभावित हो रहे थे। इसलिए जो बाद वाला हिस्सा इन्होंने फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में लिखा, वो कहीं ना कहीं मूर में जो प्रस्तुत किए अपने विचार थे, जो उनके लेखों में प्रस्तुत हुए थे, उसके कुछ अंश आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो कोई एक ही शब्द रहता है, किसी भाषा का कोई एक ही पद होता है, वह अलग अलग तरह के भाव को उत्पन्न कर रहा होता है। जैसे ट्रेडिशनल आप लोग की पुस्तकों में दिया गया है कि मान लीजिए किसी कलर में एक कलर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड, लाल। तो ये जब लाल पद का प्रयोग करते हैं तो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए ये खास प्रकार के पॉलिटिकल सोच को अभिव्यक्त कर रहा होता है, ये भाव उत्पन्न करता है रेड, जिसको लाल सलाम कहते हैं, सुने होंगे ना आप लोग। जो वामपंथी होते हैं वह एक पद का प्रयोग करते हैं, लाल सलाम। तो लाल पद का प्रयोग करते हैं तो वो एक विशेष प्रकार के पॉलिटिकल सोच को अभिव्यक्त कर रहा होता है, वह लाल पद। वह लाल पद एक खास प्रकार की पॉलिटिकल सोच को अभिव्यक्त कर रहा होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कलर से खेलता है, जो चित्रकार है, उसके लिए लाल क्या है, एक रंग का प्रतीक होता है। तो एक ही लाल है, एक ही रेड है, लेकिन वह भाषा का यह एक पद अलग अलग भावों को उत्पन्न करने में सक्षम है।
इसका अपोजिट भी होता है, इसका अपोजिट भी होता है। यानी अलग अलग भाषा के पद जो है एक ही भाव को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे कहें कि अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहते हैं प्रेम, अंग्रेजी में कहें तो हम कहते हैं लव, किसी और भाषा में हम कुछ और कह सकते हैं। लेकिन सभी किसको अभिव्यक्त कर रहे हैं? एक ही भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो यही इनके पीछे की अवधारणा थी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं लिंग्विस्टिक एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं भावों का एनालिसिस कर रहा हूं, मैं भावों का विश्लेषण करता हूं। और यह जो विश्लेषण है वो एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी का है, स्पष्ट रूप से दिया है। और आपके यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है कि मूर जो विश्लेषण कर रहे होते हैं वो किसका कर रहे होते हैं? तो उसमें एक ऑप्शन देता है भाषा इतर तत्व का, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी का, या दे सकता है भाव, प्रस्तावना, कुछ भी दे सकता है। तो आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है। और इसके पीछे की क्या अवधारणा है यह भी आपको स्पष्ट कर दी जा चुकी है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, इसके भाव को आप समझते रहे। एक तो यह हो गया, एक बिंदु यह स्पष्ट किया था पिछली क्लास में, मतलब जो पहले वाला चला था टर्म उसमें जो हम पढ़ा रहे थे उसमें स्पष्ट किया गया था। यह बिंदु पुनः स्पष्ट कर दिया गया। दूसरा, आरंभिक रूप से एक अवधारणा आप लोग को बताई गई थी कि मूर जब दर्शन को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उनके समक्ष कुछ मुख्य प्रश्न हो रहे होते हैं जिससे उनका दर्शन प्रभावित हो रहा होता है। वो कहते हैं कि जब किसी चीज को कोई कहता है तो हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो कहने वाले का क्या अभिप्राय है, उसका भाव क्या है। देखिए फिर भाव वाला प्रश्न आ रहा है, फिर भाव वाला संदर्भ आ रहा है। तो कहते हैं कि वो इसी से प्रभावित हो रहे होते हैं और इसीलिए इस प्रकार का विश्लेषण कर रहे होते हैं जो भाषी न होकर बल्कि भावों का विश्लेषण हो रहा होता है। तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे होते हैं कि जब कोई भी कुछ कह रहा होता है तो हमें यह देखना चाहिए कि कहने वाले का अर्थ तात्पर्य क्या है, भाव क्या है, वो क्या भाव अभिव्यक्त करना चाहता है। हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं कि अगर हम इस सारी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नहीं हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम अर्थ तात्पर्य ही नहीं समझ पाते कि वो कहने वाले का भाव क्या है। हम उसको मिस अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं क्योंकि क्या, केवल भाषा पर ध्यान देते हैं। जैसे आप लोग समझे तो घर में ही आजकल तो जेनजी का जमाना है तो बच्चे थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं। तो आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जेनजी ही हैं अभी। तो उसमें एग्रेसिवनेस होता है। तो अब जैसे पिताजी हैं या कोई आया तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यार घूमते ही रहोगे कि पढ़ोगे लिखोगे भी। तो अब जब ये कहा उन्होंने कि घूमते ही रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे भी, तो अब इसके पीछे का वो भाव नहीं लेते हैं बल्कि वो शब्द का ही पकड़ लेते हैं कि कैसे कह दिए ये कि घूमते रहोगे, घूमते फिरते रहोगे, कैसे हैं ये, किस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई इनके अंदर क्या, कोई सम्मान, रेस्पेक्ट है ही नहीं हमारे लिए। हम क्या इनका रेस्पेक्ट करेंगे? जब ये हमारा ही रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हम इनका रेस्पेक्ट क्या करेंगे? तो आप देखिए यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो गई। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप शब्दों को पकड़ रहे हैं, आप शब्दों का विश्लेषण कर रहे हैं, आप भाषा का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मूर आपको सिखा रहा है। तो ये भी तो आपको व्यवहार में सिखा के जा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि भाई दर्शन, हर दर्शन आपके जीवन में योगदान दे सकता है। पहले कायदे से पढ़िए। तो जब कायदे से पढ़ेंगे किसी दर्शन को तब तो उसको व्यवहार से रिलेट कर पाएंगे। तो आप जो है वो कहते हैं कि भाई अर्थ तात्पर्य, कहने वाले का अर्थ तात्पर्य क्या है। पिताजी कह रहे हैं कि घूमो फिरो कम पढ़ो ज्यादा, तो उनका अर्थ तात्पर्य क्या है? उनका अर्थ तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट रहो, ज्यादा फिजूल के समय को इधर उधर मत गवाओ। यही तो अर्थ तात्पर्य है। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो मूर कह रहे होते, दूसरा, जेनजी का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है कि हमारे इस पे वो लग रहा है कि सहमत नहीं है, कि सर लग रहा है कि बस पिताजी की बात कर रहे अरे हैं। नहीं नहीं सर, सहमत है, सहमत है। जेन जी सहमत है ना? सहमत। तो हाँ, तो भावों को पकड़ने की कोशिश करिए, भाषा को नहीं। वो कहने वाले का अर्थ तात्पर्य क्या है वो समझने की कोशिश करिए। अगर यह करेंगे तो क्या होगा, संघर्ष कम होंगे आपके जीवन में, व्यवहार आपका अच्छे से चल रहा होगा। और दूसरा प्रश्न वो आपकी पुस्तकों में भी दिया है कि दूसरा वो महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं कि हमें यह भी देखना चाहिए कि जो कहा जा रहा है उसका अर्थ तात्पर्य भाव तो हमें जानने की कोशिश करनी ही चाहिए। यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कहने वाले का
जो कहा जा रहा है भाव, उसके पीछे कोई तर्क संगत आधार है भी कि नहीं है, यह भी जांचना चाहिए। कि अगर पिताजी ने यह कह दिया कि घूमो फिरो मत, ज्यादा पढ़ो, तो क्या कोई तर्क संगत आधार है? तो खुद ही आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए कि सुबह से निकले, इसके बाद दिन भर तफरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इस मॉल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, इस पार्क जा रहे हैं उस पार्क जा रहे हैं। तो आप जब विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, तर्क संगत आधार तो है यार, हम तो कर ही रहे हैं यही। अब मान लीजिए कोई नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसको कहा जा रहा है, तब तो उसको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि तब तो भाई ठीक नहीं है बात। क्योंकि तर्क संगत जो भाव तो उनका अच्छा है कि वो चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़े, लेकिन कहने के जो उनका भाव, उसके पीछे तर्क संगत आधार नहीं है। क्योंकि हम तो घूमी फिर कम रहे हैं, हम तो ज्यादातर टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा ओवर कॉन्सियसनेस दिखा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आपको ये देखना चाहिए दो चीज की, कहने वाले का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है, और उसके पीछे क्या तर्क संगत आधार है या नहीं है, इसी को वो पकड़ते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि विश्लेषण मैं किसका कर रहा हूं? भावों का विश्लेषण कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एंटिटी का विश्लेषण कर रहा हूं। और इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रत्ययवादियों को ही ले ले, जैसा रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म में हम लोग पूरा विस्तार से देख ही चुके हैं, तो कहते हैं कि अगर प्रत्ययवादी यह कह रहे हैं कि दृश्यते अनेन इति वर्तते, एस्ट एज परसीव्ड, अगर यह कह रहे हैं कि सत्ता दृश्यता है, यह कहा जा रहा है अगर, तो ऐसा प्रत्ययवादियों का कहने के पीछे अर्थ तात्पर्य क्या है, भाव क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं सत्ता दृश्यता है से, एस्ट एज परसिपाई से वो क्या कहना चाह रहे हैं, दृश्यते अनेन इति वर्तते से वह क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरा प्रश्न कि अगर वह यह कहना भी चाह रहे हैं, उनका कोई भाव है, तो क्या इसके पीछे कोई तर्कसंगत आधार है? ऐसा वह कह सकते हैं कि दृश्यते अनेन इति वर्तते, अरे सॉरी, दृश्यते अनेन इति वर्तते, यही यही है ना सेंटेंस मेरे समझ से, दृश्यते अनेन इति वर्तते, यही है हाँ, राम बाबू के, हाँ, दृश्यते अनेन इति वर्तते, या एस्ट एज परसिपाई, या सत्ता दृश्यता है, हिंदी में कहते हैं इसको सत्ता दृश्यता है। तो यह सत्ता दृश्यता है कहने के पीछे क्या कोई तर्कसंगत आधार है? तो हम लोग ने विश्लेषण करके देखा कि जब हम लोग ने विश्लेषण किया, तो हमने एक सामान्य विश्लेषण भी किया और एक जो है हमने क्लासिकल विश्लेषण भी किया, और करके हमने पाया कि भाई कोई तर्कसंगत आधार तो दिखाई नहीं दे रहा है हमको, यहाँ तमाम तरह की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, और इसी आधार पे उन्होंने प्रत्ययवाद का खंडन कर दिया, रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म का। इंटरकनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस या नो? इंटरकनेक्ट हो रहा है सारी चीजें में। तो इसीलिए जब दर्शन को इस अप्रोच से आप पढ़ेंगे तो इंटरकनेक्शन आपको दिखाई देगा, एक दूसरे से सारी चीजें संबद्ध दिखाई देंगी, समग्रता में किसी चीज को आप समझ पा रहे होंगे, समग्रता में किसी चीज का विचार चिंतन कर पा रहे होंगे, और जब यह स्थिति आएगी तो आप संप्रेषित करने में भी सक्षम हो पाएंगे, आप अपने भावों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस क्लास से पढ़ाने से पहले मैं पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य नहीं किया हूं, सुबह से पढ़ाई का कोई रत्ती भर भी कार्य नहीं किया हूं, सिर्फ यही ऑन किया हूं और पढ़ाना शुरू किया हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एकाग्रचित होकर सारी चीजों को माइंड में रखेंगे तो आप संप्रेषित भी कर पाएंगे, कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, और यही वह चरम स्थिति होती है जब आप अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाई पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो दूसरों को बता सकने में भी सक्षम हो। और यही लक्ष्य है, आप जो यहाँ सभी पढ़ रहे हैं लोग, आईएएस पीसीएस जिनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य क्या है कि सहायक आचार्य बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, एसोसिएट और प्रोफेसर तक बनना। तो उन सब के लिए ये आवश्यक है कि वो केवल पढ़े ही ना, बल्कि पढ़ी हुई चीजों को लोगों तक बताकर संप्रेषित करने में भी सक्षम हो पाए, और इसके लिए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। गिफ्टेड है तो अलग बात है, लेकिन अगर गिफ्टेड नहीं तो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप लोग को हमने स्पष्ट किया, ये दो बिंदु हमने स्पष्ट किया। तीसरा बिंदु जो हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, तीसरा बिंदु था कि उन्होंने विश्लेषण को, एनालिसिस को डिफाइन किया है। विश्लेषण की विधि तो अपना ही रहे हैं, वो भाव का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषण कर रहे हैं तो अपने लेखों में उन्होंने आरंभिक रूप से विश्लेषण को डिफाइन किया है।
विश्लेषण को जो सामान्य रूप से हम लोग समझ रहे होते हैं वह अर्थ यहाँ पर भी है इनका। विश्लेषण में क्या करते हैं कि किसी समस्या को उसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। यही विश्लेषण में करते हैं कि कोई भी समस्या आपके समक्ष दिखाई देती है तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें समस्या दिखाई दी कि क्लासरूम में उपस्थिति जो है वह ठीक से नहीं हो रही है छात्रों की, तो ये एक समस्या हमारे पास आई। अब हम क्या करें, इस समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दें कि हम देखें कि किन कारणों से ऐसा हो सकता है कि क्लास में उपस्थिति कम हो रही है, और फिर हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें और समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश करें। तो यही विधि क्या होती है, विश्लेषण की विधि। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो जोड़ते हैं, जो पुस्तकों में भी आपके दिया गया है, कि हम विश्लेषण में यह भी देखने की कोशिश करते हैं कि जिन छोटे छोटे भागों में हम समस्याओं को तोड़ रहे होते हैं वह किस प्रकार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, किस प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध है। यह सारी चीजों को देखने की भी कोशिश की जाती है। जैसे हम यह देख रहे हैं कि मान लीजिए क्लास में उपस्थिति अच्छी नहीं है और उसके एक कारण के रूप में हमें कोई बिंदु दिखाई दिया कि उसी समय जो है ऐसा समय रहता है जो लंच का समय नजदीक रहता है, तो बच्चे को भूख लगी रहती है या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो बच्चे जो है इधर उधर चले जाते हैं और फिर क्लासेस बंक हो जाती है। अगर हमें ये विश्लेषण में आया तो हम उसको और तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इस समस्या कैसे इंटरकनेक्टेड है, क्या कोई रास्ता निकल सकता है क्या। तो रास्ता ये निकला यार कि उन लोग का एक क्लास इधर का खाली है, तो क्यों ना इस क्लास को थोड़ा पहले ही ले लिया जाए। और हम किसी से बात की अपने हेड से, और बात करके हमने ये सारी चीजों को सॉल्व किया कि चलो भाई ये लंच के पहले ही हम इसको क्लास को खत्म कर ले, ताकि जो है बच्चे आराम से लंच कर सके और समस्या का समाधान हो गया। समझ रहे हैं? तो व्यवहार में भी ये सारी चीजें हम लोग ऐसे ही अप्रोच कर रहे होते हैं। किसी चीज को अगर देखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई चीज पकड़ते हैं तो उसको पूरा पकड़े रहते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई तो एकदम पूरा प्रॉब्लम ही लिए हुए, पूरा प्रॉब्लम लिए रहेंगे तो पहाड़ बन जाएगा ना। तो पहाड़ बन जाएगा तो उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। आपको समस्याओं को तोड़ना होगा, छोटी छोटी भागों में उसको तोड़ना होगा, फिर देखना होगा कि ये भाग एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, तभी हम विश्लेषण कर पाएंगे। तो ये एक सामान्य अप्रोच थी जो कि अन्य जगहों पे भी है, वही चीज यहाँ पर भी। बस ये एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक भाषीय न करके भावों का विश्लेषण कर रहे होते हैं, और कुछ और बिंदुओं को वह स्पष्ट करते हैं जो आपकी पुस्तकों में दिया है और आप लोग से यूजीसी नेट जेआरएफ में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। कि वो कहते हैं कि जिसके द्वारा विश्लेष्य का विश्लेषण किया जा रहा है, यानी एक जो विश्लेष्य है, विश्लेषण मतलब जिसका विश्लेषण किया जा रहा है, और जो जिसके द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है विश्लेष्य का, भाषा समझिएगा थोड़ी क्लिष्ट लग रही होगी लेकिन सामान्य चीज ही बोली जा रही है कि वह विश्लेष्य जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। तो विश्लेष्य का विश्लेषण किसी के द्वारा तो किया जा रहा होगा, तो कहते हैं कि जिसके द्वारा किया जा रहा है उसमें कुछ लक्षण होने चाहिए, कुछ ऐसे एस्पेक्ट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वहां विश्लेषण ठीक से परिघटित होगा। तो वो लक्षण क्या है, उन लक्षणों की चर्चा जी मूर ने अपने लेखों में की। एक लक्षण तो इन्होंने ये कहा है कि जब हम कहीं विश्लेषण कर रहे हो तो हम तब तक किसी विश्लेष्य को न जान पाए जब तक हम यह न जान लें कि वहां विश्लेषण करने वाले भाव भी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वहां पे एनालिसिस करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज का अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो वहां जो विश्लेष्य है, यानी जिसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसको हम तब तक ठीक प्रकार से न जान पाए जब तक हम यह न जान लें कि वहां उस विश्लेष्य के विश्लेषण करने वाले भाव भी उपस्थित है, उनको हम ठीक प्रकार से जान सकें। तो उनको बिना ठीक प्रकार से जाने हम विश्लेष्य को न जान पाए, तभी वहां पर विश्लेषण ठीक प्रकार से संभव होगा। उन्होंने एक लक्षण इसकी चर्चा की है, आप लोग की पुस्तकों में भी एज इट इज दिया होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को उन्होंने कहा कि ये बिंदु को ध्यान देना आवश्यक है, और हो सकता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ में आपको इससे कोई प्रश्न बनाकर दे दे। और एक बिंदु और उन्होंने इसी प्रकार स्पष्ट किया इसी संदर्भ में, कि उन्होंने कहा है कि जब हम विश्लेषण कर रहे होते हैं किसी संदर्भ में, तो जो विश्लेष्य को अभिव्यक्त करने वाली भाषीय उक्ति होती है
और जिसके द्वारा विश्लेषण का विश्लेषण किया जा रहा है उसके लिए जो भाषीय उक्ति लिंग्विस्टिक एंटिटी का प्रयोग किया जाता है वह क्या होनी चाहिए कि प्रायः एक दूसरे की पर्यायवाची होनी चाहिए। यानी भाषीय उक्ति तो अलग अलग होगी लेकिन उनके भाव एक ही होंगे। समझ पा रहे हैं आप इसको? उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे वो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम कहें कि एक एग्जांपल देखें कि क उसका भाई है। आपकी पुस्तकों में भी है। मान लीजिए ए जो है किसी का भाई है। अब हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। एक पद होता है जिसको अंग्रेजी में सिबलिंग कहते हैं, सिबलिंग।